गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं भाई आप लोग बढ़िया होंगे और साथियों आप लोगों की तैयारी मेरे भाई बहुत बढ़िया तरीके से भी चल रहा होगा। तो फ्रेंड्स आप लोग को जैसा कि पता है कि हम यहाँ पे लुसेंट और एनसीईआरटी के डेली प्रश्न कराते हैं, रिकॉर्डेड क्लास होती है और मेरे साथियों एक लाइव क्लास भी चलती है 7 PM में चलती है, आप लोग भी उसमें जुड़ सकते हैं। तो ये रिकॉर्डेड क्लास है साथी, आप लोग इस रिकॉर्डेड क्लास को जरूर देख लीजिएगा, कंप्लीटली देखिएगा वीडियो को और जो भी साथी आप लोगों के पास ग्रुप होंगे उस ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करिएगा, क्योंकि ये मिक्स कंटेंट है और यहाँ से प्रश्न जो है अक्सर एग्जाम में देखने को मिलेगा भाई। तो आप लोग इस वीडियो को कंप्लीटली जरूर देखिएगा। यहाँ पे बात करेंगे प्रैक्टिस सेट का, तो हम लोगों का प्रैक्टिस सेट हम लोगों का 24 है और ये जो क्लास है हम लोगों का साथियों 125वां नंबर का ये क्लास हो रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये क्लास है आप लोगों का, आप लोग जरूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कितना मस्त और शानदार शानदार प्रश्न है आज आपको लिए लेकर आए हैं और डेली तो लेकर आते ही है फ्रेंड्स। यहाँ पे अगर बात करेंगे पहला प्रश्न पे कि किसने अपने विरोधियों के प्रति कठोर लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया था। देखिए कितना शानदार सा प्रश्न है भाई और बहुत मस्त सा प्रश्न है कि किसने अपने विरोधियों के प्रति कठोर लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया था। उसका नाम था बलवन था। क्या नाम था साथी? उसका नाम था बलवन। और बलवन जो था ना साथी, ये गुलाम वंश से रिलेटेड था और इसी के द्वारा साथी कठोर लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया गया था। और ठीक है, तो यहाँ पे साथी सी ऑप्शन को आप लोग सही करिएगा। आगे बात करेंगे सेकेंड प्रश्न पे। यहाँ पे जो सेकेंड प्रश्न दिया गया है कि जब तक हमारे शरीर में खून की एक भी बूंद रहेगी, हम अंग्रेजों से बगावत और उनका विरोध करते रहेंगे। यह कथन किसका है? देखिए कितना शानदार सा प्रश्न भाई आप लोगों के लिए लेकर आए। तो एक लाइक बनता है, आप लोग एक लाइक जरूर करिएगा और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। कि जब तक हमारे शरीर में खून की एक बूंद रहेगी, हम अंग्रेजों से बगावत और उनका विरोध करते रहेंगे। ये कथन जो है किसके द्वारा कहा गया था? ये कथन कहा गया था पीर अली खान के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए को आप लोग सही कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि पीर अली खान ने साथियों 1857 का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हो रहा था, उसी में अंग्रेजों के खिलाफ जो है ये बातें को कहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे साथी ऑप्शन नंबर ए को सही कर लीजिएगा। आगे बात करेंगे तीसरा प्रश्न पे। यहाँ पे जो थर्ड प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे मराठों का मैकियावेली कहा गया था। बहुत बढ़िया सा प्रश्न है कि मराठों का मैकियावेली कहा गया है, किसको कहा गया है फ्रेंड्स? ये भी मस्त सा प्रश्न है। तो नाना फडणवीस को कहा गया है। किसको कहा गया है साथी? नाना फडणवीस को कहा गया है, क्योंकि नाना फडणवीस जो है उनकी कुशल कूटनीति के कारण उनको साथियों मराठों का मैकियावेली कहा गया, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही चला जाएगा। आगे बात करेंगे यहाँ पे जो चौथा प्रश्न है साथी, देख लीजिएगा चौथा प्रश्न पे। यहाँ पे साथी चौथा प्रश्न देखिए, चौथा प्रश्न कर है कि पाहुल प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी। बहुत प्यारा सा प्रश्न है साथी कि पाहुल प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा जो है शुरू किया गया था। तो पाहुल पर जो प्रणाली है ये शुरू किया गया था गुरु गोविंद सिंह के द्वारा, ठीक है। क्योंकि मेरे साथ ही ध्यान में रखना होगा आप लोगों को, 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने पाहुल के मतलब क्या होता है? अमृत संचार होता है। पाहुल के मतलब क्या होता है मेरे साथी? तो पाहुल के मतलब होता है मेरे भाई अमृत संचार होता है। इसकी शुरुआत जो है सिखों के खालसा के रूप में संगठित किया गया था, ठीक है साथी। तो मेरे भाई यहाँ पे सी ऑप्शन सही जाएगा, गुरु गोविंद सिंह को आप लोग सही कर लीजिएगा। आगे बात करेंगे मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा की स्थापना कब किया गया था। बहुत प्यारा सा प्रश्न है भाई और बहुत मस्त शानदार सा प्रश्न है कि मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा की स्थापना कब किया गया था। बहुत बढ़िया सा प्रश्न है, ठीक है। 1781 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था मेरे भाई? 1781 में। वारेन हेस्टिंग्स ने 1781 में मदरसा ए अलिया की स्थापना कलकत्ता शहर में किया था। कहाँ पे किया था भाई? कलकत्ता शहर में किया था। तो मेरे साथी यहाँ पे बी ऑप्शन सही चला जाएगा। आगे बात करेंगे 6 प्रश्न पे। 6 प्रश्न है कि दास प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के शासन काल के दौरान किया गया था। दास प्रथा का अंत है किस गवर्नर जनरल के शासन काल के दौरान किया गया था। तो मेरे साथियों यहाँ पे जो सही आंसर जाएगा ना, लॉर्ड एलन बरो को सही कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे साथी लॉर्ड एलन बरो को आप लोग सही कर लीजिएगा। दास प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के शासन काल के दौरान किया गया था? लॉर्ड एलन बरो के शासनकाल के दौरान किया गया था। तो मेरे साथी यहाँ पे जो सही आंसर जाएगा ना, आप लोग सी ऑप्शन को सही कर लीजिएगा। आगे बात करेंगे साथी, देख लीजिएगा अगला नेक्स्ट जो प्रश्न हो जाएगा
सेवन प्रश्न है साथ ही। सेवन प्रश्न है भाई कि भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की थी। ये बहुत बढ़िया सा प्रश्न है कि भारतीय सुधार समिति की जो स्थापना है ये किसके द्वारा किया गया था। दादा भाई नौरोजी। यहाँ पे जो सही आंसर जाएगा ना भाई, दादा भाई नौरोजी को आप लोग सही कर लीजिएगा। भारतीय सुधार समिति की जो स्थापना किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1870 में किया गया था। कब किया गया था? 1870 में किया गया था। ठीक है, आगे बात करेंगे। अगला प्रश्न है 8 नंबर। यहाँ पे 8 प्रश्न है कि 1857 की क्रांति के दौरान फैजाबाद में इसका नेतृत्व किसने किया था। बहुत प्यारा सा प्रश्न है भाई कि 1857 की क्रांति के दौरान फैजाबाद में इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था फैजाबाद में। तो बहुत बढ़िया सा प्रश्न है। यहाँ पे अगर मौलवी अहमदुल्ला की बात करेंगे ना साथी भाई, यहाँ पे सही जाएगा मौलवी अहमदुल्ला को आप लोग सही कर लीजिएगा। ठीक है, तो मौलवी अहमदुल्ला ने फैजाबाद में अंग्रेजों के विरुद्ध का नेतृत्व किया था। ठीक है, तो सी ऑप्शन साथियों सही चला जाएगा। आगे बात करेंगे प्रश्न 9 पे। 9 प्रश्न है कि कैबिनेट मिशन 1946 को मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया था। बहुत प्यारा सा प्रश्न है कि कैबिनेट मिशन 1946 को मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया था भाई। बहुत बढ़िया सा प्रश्न है। तो मेरे भाई यहाँ पे 6 जून 1946 को आप लोग सही करिएगा। ठीक है, 6 जून 1946 को सही करिएगा, क्योंकि जो यहाँ पे मुस्लिम लीग को स्वीकार किया गया था तो जिन्ना के नेतृत्व में। कब भाई? तो किसके नेतृत्व में? तो जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग ने 6 जून 1946 को कैबिनेट मिशन को स्वीकार किया था। ठीक है, तो बी ऑप्शन राइट होगा। आगे बात करेंगे 10 प्रश्न पे कि भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश निम्नलिखित में से कौन था। बहुत बढ़िया सा प्रश्न है भाई, भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश जो था इनमें से कौन था। तो आप लोग जीसी हिल्टन को आप लोग सही करिएगा। जीसी हिल्टन था। कौन सा साथी? जीसी हिल्टन को आप लोग सही कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे सही आंसर जाएगा जीसी हिल्टन। ओके, तो भगत सिंह को जस्टिस जो थे जीसी हिल्टन और एक और जस्टिस का नाम था एजेव, इन्हीं के द्वारा फांसी की सजा सुनाया गया था। 11 प्रश्न की बात करेंगे भाई कि निम्नलिखित में से किस स्थान में नर्तकी की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। निम्नलिखित में से किस स्थान से नर्तकी की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुआ था। तो कहाँ से प्राप्त हुआ था? मोहनजोदड़ो से हुआ था। कहाँ से प्राप्त हुआ था? मोहनजोदड़ो से हुआ था। ठीक है, जिसको हम लोग, क्योंकि यह सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध जो है मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिला है, जिसको हम लोग डांसिंग गर्ल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? डांसिंग गर्ल के नाम से जानते हैं साथी। ठीक है, यहाँ पे अगर 12 प्रश्न की बात करेंगे कि किस वर्ष राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था। किस वर्ष राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था भाई? याद रख लीजिएगा 1938 में किया गया था। कब किया गया था भाई? 1938 में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था। ठीक है, तो ये ध्यान में आप लोग रख लीजिएगा। तो 1938 में किया गया था। सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में भाई राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था 1938 में। आगे बात करेंगे फ्रेंड्स। 13 प्रश्न है कि भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, जिसको IRDA के नाम से जानते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ पे है। तो इसका मुख्यालय जो है हैदराबाद में है। कहाँ पे है भाई? इसका मुख्यालय जो है हैदराबाद में है। ठीक है, जिसको IRDA के नाम से जानते हैं, जिसको आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा। इसका मुख्यालय हैदराबाद शहर में है। आगे बात करेंगे 14 प्रश्न पे कि निम्नलिखित में से कौन जो है एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण हो जाएगा। तो सीमा शुल्क को आप लोग सही कर लीजिएगा। सीमा शुल्क जो है एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। आगे बात करेंगे साथ ही 15 जो प्रश्न है कि दी अनलिमिटेड गोल, ये पुस्तक के लेखक कौन है। दी अनलिमिटेड गोल जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? विक्रम सुद हो जाएंगे। कौन होंगे साथी? विक्रम सुद को आप लोग सही कर लीजिएगा। ठीक है, दी अनलिमिटेड गोल पुस्तक के लेखक कौन है? तो विक्रम सुद है। ठीक है, ये देखिए कितना बढ़िया सा प्यारा सा प्रश्न आप लोगों के सामने है साथी। भोरगाठ धारा, ध्यान दीजिएगा, भोरगाठ धारा किन दो स्थानों के बीच का संपर्क मार्ग है। भोरगाठ धारा किन दो स्थानों के बीच का संपर्क मार्ग है साथी। बहुत बढ़िया सा प्रश्न है। मुंबई पुणे को आप लोग सही कर लीजिएगा ना। भोरगाठ धारा जो है ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र में पड़ता है। ये भोरगाठ धारा कहाँ पे पड़ता है साथी? तो भोरगाठ धारा पड़ता है महाराष्ट्र में है। ठीक है, और ये मुंबई से पुणे को जोड़ता है। ठीक ना, सी ऑप्शन को सही करिएगा। आगे बात करेंगे 17 प्रश्न है कि यहाँ पे जो दिया गया पंचेश्वर परियोजना किन दो देशों की संयुक्त परियोजना है। क्योंकि पंचेश्वर जो परियोजना है जल विद्युत परियोजना है और ये भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। किसका परियोजना है? भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन को हम लोग सही कर लेंगे।
आगे बात करेंगे साथ ही यहाँ पे 18 प्रश्न है कि भारत सरकार ने राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा किस वर्ष किया था। भारत सरकार ने राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा 2000 में किए थे। कब किए थे? तो 2000 में राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा किया गया था भारत सरकार के द्वारा। आगे बात करेंगे साथ ही एक 19 नंबर प्रश्न है। उस 19 नंबर प्रश्न है कि दक्षिणी सह्याद्री का निम्नलिखित में से सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है। बहुत बढ़िया सा प्रश्न है साथ ही कि दक्षिणी सह्याद्री का निम्नलिखित में से सर्वोच्च शिखर कौन सा है। बहुत प्यारा सा प्रश्न है। तो आप लोग कुंद्री मुख को आप लोग सही करिएगा। यहाँ पे जो सही आंसर कौन सा जाएगा साथी, कुंद्री मुख को आप लोग सही कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे साथी यहाँ पे ए ऑप्शन जो होगा सही जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे डोडा बेटा को भी जाना जाता है ना साथियों। दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा शिखर किसको जाना जाता है? डोडा बेटा को जाना जाता है। दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा शिखर की बात करेंगे तो किसको जाना जाएगा? डोडा बेटा को जाना जाता है। ये ध्यान में रख लीजिएगा। जो चीज बता रहे हैं थॉटिंग्स बता रहे हैं भाई, ये सारे प्रश्न एग्जाम में देखने को मिल सकता है, इसलिए आप लोगों के लिए डेली प्रश्न लेकर आते हैं लुसेंट और एनसीईआरटी का। ठीक ना। यहाँ पे अगर प्रश्न 20 की बात करेंगे, जावा सागर तथा हिंद महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? जावा सागर और हिंद महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? बहुत प्यारा सा प्रश्न है। तो यहाँ पे हम लोग सुंडा जल संधि की बात करेंगे भाई, सही जाएगा। सुंडा जल संधि को आप लोग सही कर लीजिएगा। कहाँ पे है सुंडा जल संधि? तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए, इंडोनेशिया शहर में पड़ता है। कहाँ पे है भाई सुंडा जल संधि? इंडोनेशिया में। ठीक है, अगर बात करेंगे किस प्रश्न में कि भारत के अधिकांश भाग में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो भारत के अधिकांश भागों में उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन पाए जाते हैं। कौन से वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन पाए जाते हैं। यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट जाएगा। आगे बात करेंगे साथ ही प्रश्न 22 है भाई कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा का क्षेत्रीय विस्तार भारत में सर्वाधिक देखने को मिलता है? तो उसका नाम हो जाएगा लैटराइट मृदा कि जलोढ़ मृदा। यहाँ पे जलोढ़ मृदा को हम लोग कर लेंगे सही आंसर। ठीक है, जलोढ़ मृदा राइट आंसर होगा। आगे बात करेंगे साथ ही 23 प्रश्न पे। 23 प्रश्न है कि विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 16 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, आगे बात करेंगे 24 प्रश्न पे। उदय भूमि निम्न में से किस महापुरुष की समाधि स्थल है? उदय भूमि निम्न में से किस महान पुरुष की समाधि स्थल है? उदय भूमि की बात क्या है तो याद रख लीजिएगा, KR नारायण का नाम आता है। किसका नाम आता है? KR नारायण का ये समाधि स्थल है। ठीक है, आगे बात करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे 25 प्रश्न है भाई कि देश का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है? देश का अपना जो देश है इसमें से सबसे सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है भाई? तो ध्यान रखना होगा परमवीर चक्र है। कौन सा है साथी? परमवीर चक्र को सही करिएगा, सी ऑप्शन सही जाएगा। आगे बात करेंगे यहाँ पे 26 प्रश्न है कि विदेशिया लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? विदेशिया तो बिहार से रिलेटेड होगा। किससे होगा रिलेटेड? विदेशिया बिहार से रिलेटेड होगा। आप लोग बी ऑप्शन को सही कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बात करेंगे 24 प्रश्न है कि ओलंपिक ध्वज को सर्वप्रथम किस वर्ष फहराया गया था? ओलंपिक ध्वज को यानी ओलंपिक फ्लैग को किस वर्ष जो है फहराया गया था? बहुत बढ़िया सा प्रश्न है। ठीक है, तो 1920 में यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया ना साथी, हम लोग इसे सही करेंगे। 1920 ईस्वी में फहराया गया था। कब फहराया गया था? 1920 ईस्वी में फहराया गया था। ठीक है, आगे बात करेंगे, देख लीजिएगा 28 प्रश्न है कि सूचना क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? सूचना क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो ऑर्थर सी क्लार्क को जाना जाता है। किसे? ऑर्थर सी क्लार्क को सूचना क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। 29 प्रश्न है भाई, यहाँ पे देखिएगा 29 प्रश्न है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय का वर्णन किया गया है? तो याद रख लीजिएगा साथी, यहाँ पे 3 प्रकार के जो है न्याय का वर्णन किया गया। ऑप्शन नंबर आप लोग बी ऑप्शन को सही कर लीजिएगा। कौन कौन सा है भाई? तो ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार का न्याय का वर्णन किया गया? तो 3 प्रकार का। पहला कौन सा हो जाएगा? तो पहला मेरे भाई सामाजिक होगा। ठीक है, पहला कौन सा होगा? सामाजिक हो जाएगा। दूसरा की बात करेंगे तो दूसरा क्या होगा? आर्थिक होगा। दूसरा क्या होगा साथी? दूसरा आर्थिक होगा। और तीसरा की बात करेंगे तो तीसरा क्या होगा? राजनीति होगा। क्या होगा भाई? तीसरा राजनीति होगा। तो आप लोग याद रख लीजिएगा। तो मेरे साथ ही हम लोग देखते हैं 30 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है? ये बहुत बढ़िया सा प्रश्न है। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ब्रिटेन से लिया गया, गलत जाएगा। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ब्रिटेन से नहीं लिया गया, ये गलत जाएगा। अगर राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन की बात करेंगे दक्षिण अफ्रीका, ये तो बिल्कुल सही जाएगा ना। राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका, ये सही जाएगा। द्वीप सदनात्मक की बात करेंगे यूएसए से लिया गया, ये मेरे भाई क्या होगा? गलत जाएगा ना, ये भी गलत जाएगा। समवर्ती सूची की बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया से लिया
दिया गया ये भी सही जाएगा। तो मेरे साथ ही यहाँ पे पहला तीसरा ऑप्शन गलत हो रहा है, ठीक है। आप लोग पहला और तीसरा को गलत कर लीजिएगा, यहाँ पे ये सही जाएगा क्योंकि प्रश्न में ही पूछा गया है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो पहला और तीसरा मेरे साथ ही सुमेलित नहीं है, ठीक है। आगे बात करेंगे यहाँ पे 31 प्रश्न पे। 31 नंबर प्रश्न है कि बिहार में लोकसभा और राज्यसभा की कुल सीटें क्रमशः कितनी है, ये प्रश्न है। तो आप लोग याद रख लीजिएगा 40 और 16 है। कितना है भैया, 40 है ना, क्योंकि बिहार में लोकसभा में 40 और राज्यसभा में 16 सदस्य हैं, ठीक है, ये ध्यान में रख लीजिएगा। आगे बात करेंगे, अगला प्रश्न है 32 नंबर। यहाँ पे 32 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिनिधित्व का सिद्धांत अथवा प्रतिरूप नहीं है। ये बढ़िया प्रश्न है भाई, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिनिधित्व का सिद्धांत अथवा प्रतिरूप नहीं है। तो आप लोग यहाँ पे याद रख लीजिएगा, डी ऑप्शन सही जाएगा, सर्वसम्मति को सही कर लीजिएगा, माफ कीजिएगा सर्वसम्मति है, ठीक है। यहाँ पे क्या है भाई, सर्वसम्मति को सही करिएगा, डी ऑप्शन सही जाएगा, ठीक है। आगे बात करेंगे, प्रश्न 33 है। 33 नंबर प्रश्न है कि 92 संविधान संशोधन के द्वारा किन भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया, किन भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। तो बात करेंगे बोडो, मैथिली, डोगरी और उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे साथ ही हम लोग डी ऑप्शन को सही करेंगे, यहाँ पे डी ऑप्शन सही जाएगा। 92 संविधान संशोधन अधिनियम 2003, कौन सा भाई, 92 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत बोडो को, मैथिली को, डोगरी को और संथाली भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है, ठीक है। आगे बात करेंगे 34 प्रश्न पे। 34 प्रश्न है कि भारतीय राजनीति के इतिहास में अब तक कितनी बार दो सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई गई, कितना बार बुलाया गया। बहुत बढ़िया सा प्रश्न है, 3 बार बुलाया गया। कितना बार बुलाया गया है साथी, तो याद रख लीजिएगा मेरे भाई, 3 बार बुलाया गया। बी ऑप्शन यहाँ पे सही जाएगा, ठीक है। आगे बात करेंगे, यहाँ पे 35 नंबर प्रश्न है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या होना चाहिए। तो उनका आयु जो होना चाहिए 62 वर्ष होना चाहिए। कितना वर्ष होना चाहिए भाई, तो उनका एज जो होना चाहिए 62 वर्ष होना चाहिए, क्योंकि ये जो बातें हैं आर्टिकल 217 के अनुसार में मिलता है, क्योंकि आर्टिकल 217 यही बताता है कि जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो सेवानिवृत्ति की जो उम्र होना चाहिए, कितना वर्ष होना चाहिए, 62 साल होना चाहिए, ठीक है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही चला जाएगा। अगर 36 प्रश्न की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से यूरोपीय संघ की कार्यकारी नौकरशाही भुजा कौन सी है, ये बहुत बढ़िया सा प्रश्न है। तो यहाँ पे यूरोपीय आयोग की बात करेंगे साथियों, सही जाएगा। यूरोपीय आयोग आप लोग सही कर लीजिएगा, क्योंकि यूरोपीय आयोग जो है वैसी यूरोपीय संघ की कार्यकारी शाखा है जहाँ पे विधायी जो प्रस्ताव होती है तैयार किया जाता है, जहाँ पे नीतियों को कार्यान्वयन किया जाता है, ठीक है। 37 प्रश्न है कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, ये भी ध्यान रख लीजिएगा। राष्ट्रीय हरित न्याय अधिकरण जिसको हम लोग एनजीटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एनजीटी, आप लोग देख सकते हैं ना, एनजीटी जिसको बोला जाता है, फुल फॉर्म आप लोग साथ ही साथ याद भी करते चलिएगा, पूछा जाता है। नई दिल्ली में हो जाएगा, कहाँ पे होगा, नई दिल्ली में होगा। आगे बात करेंगे, विश्व का पहला परमाणु बिजली घर किस देश में स्थापित किया गया, तो रूस में किया गया है ना भाई। विश्व का पहला परमाणु बिजली घर जो है रूस में स्थापित किया गया है, डी ऑप्शन यहाँ पे सही जाएगा, ठीक है। आगे बात करेंगे साथी, 39 नंबर प्रश्न है कि बांसवारी और जमुनापुरी किसकी प्रमुख नस्लें हैं। बांसवारी और जमुनापुरी जो है किसकी मुख्य नस्लें है, तो बकरी की हो जाएगी। किसका है, बकरी का। गोट को आप लोग सही कर लीजिएगा। अगर बात करेंगे 40 नंबर प्रश्न पे, यहाँ पे साथ ही 40 प्रश्न दिया गया कि किसी घर में लगे बिजली बल्ब पर 220 वोल्ट और 100 वाट लिखा गया है, उस बल्ब का कुल प्रतिरोध कितना होगा। बहुत बढ़िया सा प्रश्न है, जो हम लोग घरों में बल्ब का इस्तेमाल करते थे पहले, तो उस पर 250 वोल्ट लाता था, ठीक है, और वह कितना वाट का बल्ब होता था, 100 वाट का बल्ब होता था। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोगों से इसका रेजिस्टेंस की बात किया गया, कुल प्रतिरोध का बात किया गया, कि यहाँ पे कौन सा आंसर जो है सही जाना चाहिए। तो आप लोग में यहाँ पे जो बी ऑप्शन में दिया गया है ना, इसे आप लोग सही कर लीजिएगा, ठीक है। भी स्क्वायर बटा में क्या होता है, पी होता है। आर बराबर क्या होता है, भी स्क्वायर बटा में पी होता है। आप लोग इस सूत्र के माध्यम से इसको अच्छे तरीका से भाई निकाल सकते हैं। आगे बात करेंगे, 41 से प्रश्न है कि पेड़ पौधों की टहनियों को हिलाने से फूल पत्तों का गिरना न्यूटन के किस गति नियम का उदाहरण हो जाएगा। तो न्यूटन का जो पहला गति नियम है ना, उसका उदाहरण हो जाएगा।
क्योंकि न्यूटन का पहला गति नियम जिसको हम लोग जड़त्व के नियम से नाम से जानते हैं, ऑप्शन नंबर पहला सही कर लीजिएगा। आगे बात करेंगे प्रकाश का वेग कितना होता है। प्रकाश का वेग जो होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। ऑप्शन नंबर ए सही जाएगा। क्या होगा, प्रकाश का वेग कितना होता है, तो मेरे भाई 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है ना। ऑप्शन नंबर ए को सही करिएगा। यहाँ पर भी दिया गया है लेकिन यहाँ पे सेंटीमीटर सेकंड दिया गया है, तो ये क्या होगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसे आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा। आगे बात करेंगे 43 प्रश्न दिया गया है कि सेविंग ब्रश के रेशों का आपस में चिपक जाना किसका उदाहरण माना जाता है। तो ये पृष्ठ तनाव की वजह से होता है। किसके वजह से, साथ ही होता है सरफेस टेंशन की वजह से होता है पृष्ठ तनाव। आगे बात करेंगे फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के प्रयोग किसकी दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है। जो फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम है, और ये हम लोग जो है 10 क्लास में बहुत विस्तार पूर्वक हम लोगों को सर जी बताया है। तो जो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का जो नियम होता है साथ ही ये प्रेरित धारा की दिशा को अनुदिश करता है, प्रेरित धारा को करता है। ठीक है, प्रेरित धारा की दिशा को तो ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, और जो मेरे भाई फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम का जो उपयोग होता है विद्युत धारा, जो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र होता है ना, इसमें किया जाता है, तो ध्यान रखना होगा आप लोगों को। 45 नंबर प्रश्न है कि किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से कौन निर्धारित करता है। किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से कौन निर्धारित करता है, तो उसकी जो प्रोटॉनों की संख्या होती है ना, वही नहीं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या करती है ना साथ ही। किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से कौन निर्धारित करता है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या निर्धारित करती है। ठीक है, यहाँ पे तो सी ऑप्शन सही जाना चाहिए। क्या आ जाएगा यहाँ पे साथी, सी ऑप्शन को हम लोग यहाँ पे सही कर लेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या को आप लोग सही कर लीजिएगा। आगे बात करेंगे साथी 46 है। 46 प्रश्न के निम्न में से कौन जो है लोहे का सबसे शुद्धतम रूप माना गया, तो पिटवा लोहा को माना गया। किसको माना गया, लोहा का शुद्धतम रूप पिटवा लोहा को माना गया। ठीक है, क्योंकि शुद्धतम रूप इसी में होता है, क्योंकि साथी पिटवा लोहा में 0.1% जो होता है कार्बन मौजूद होता है। आगे बात करेंगे पीतल, जो पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसका मिश्रण होता है। तांबा और जस्ता का होता है। पीतल जो होता है किसका मिश्रण होता है, तो तांबा और जस्ता से मिलाकर इसको बनाया जाता है। 48 प्रश्न है कि समुद्रों में गोताखोरी करते समय ऑक्सीजन के साथ किस गैस का प्रयोग किया जाता है, हीलियम का किया जाता है। किस गैस का प्रयोग किया जाता है साथ ही, हीलियम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण होता है। ठीक है, ये भी ध्यान में रख लीजिएगा। और नाइट्रोजन जो गैस यहाँ पे दिया गया है ना, ये नासा में खतरनाक होता है। जो नासा किया जाता है इसका खतरा कम हो जाता है, नाइट्रोजन गैस का, नासा का। ठीक है, तो ये ध्यान रख लीजिएगा। 49 प्रश्न की बात करेंगे सुक्रोज के जल अपघटन में किसका निर्माण किया जाता है, तो सुक्रोज के जल अपघटन में साथ ही ध्यान रख लीजिएगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज का किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे ए और सी ऑप्शन में दिया गया है ना, आप लोग सही कर लीजिएगा। ग्लूकोज और फ्रक्टोज का निर्माण किया जाता है। और मेरे भाई एक लास्ट प्रश्न है 50 नंबर, निम्नलिखित में से कौन ग्रेमिनेसी कुल का पौधा नहीं है। ग्रेमिनेसी फूल का पौधा नहीं है। बहुत बढ़िया सा प्रश्न है। नारियल की बात करेंगे ना भाई, ये सही जाएगा। नारियल को आप लोग सही कर लीजिएगा, क्योंकि ग्रेमिनेसी जो है ये कुल का पौधा नहीं है, मतलब घास कुल का हिस्सा है। ठीक है, जो यहाँ पे ग्रेमिनेसी आप लोग देख रहे हैं, ये साथियों घास का कुल का पौधा हो जाएगा। किसका, ग्रास का पौधा हो जाएगा। ठीक है, जो कि मक्का, ज्वार ये इसके अंतर्गत आएगा। नारियल इससे रिलेटेड नहीं होगा, तो ऑप्शन ए आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप लोगों को ये क्लास कैसा लगा भाई, आप लोग जरूर कमेंट करके बता दीजिएगा। 50 प्रश्न कराएं, कैसा लगा क्लास जरूर बताइएगा। मिलेंगे अगले क्लास में। आज के लिए थैंक यू आप लोगों को।